तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम BA 6 सेमेस्टर का जो इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। आज इसके पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। जो भी सभी क्वेश्चन हैं उसको हम डिटेल में तो नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी में इसको एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन का मतलब क्या है और इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ सेम है, इसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं। पहले सेक्शन में हमको 10 क्वेश्चन करने हैं जो कि दो दो नंबर के हैं, और दूसरे क्वेश्चन में हमको 5 क्वेश्चन करने हैं, और तीसरे सेक्शन में हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फंडामेंटल व्यू ऑफ गांधी जी ऑन एजुकेशन। जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें गांधी जी का जो है वो एजुकेशन के ऊपर उनका जो व्यू है या उनका जो थॉट है वो बताया गया है कि वो गांधी जी क्या सोचते हैं एजुकेशन के बारे में। उनके अनुसार एजुकेशन किस प्रकार से होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1835 के आसपास लॉर्ड मैकॉले जो कि ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आते हैं और इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन के तौर पर इनैक्ट करते हैं या लॉ बनाते हैं। तब बहुत से भारतीयों ने इसका विरोध किया था कि नहीं, एजुकेशन हमारी मातृभाषा के लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो कल्चर है वो डेवलप होगा और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और अच्छा साधन है। क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा है वो मदर टंग के रूप में भाषा का यूज करेगा एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो अच्छी तरह से समझेगा, क्योंकि उसके लिए तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ सकता है, क्योंकि वो उसकी लोकल लैंग्वेज है। तो गांधी जी का जो विचार था वो यही था कि जो एजुकेशन है वो इंग्लिश के रूप में ना होकर मदर टंग के रूप में हो, क्योंकि इससे अच्छी पकड़ होगी। और गांधी जी का एक और विचार था कि जो एजुकेशन है उसका मतलब यह ना कि बच्चों में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज का डेवलपमेंट हो। जो कुछ भी सिखाया पढ़ाया जाए वो प्रैक्टिकल बेस पे होना चाहिए, ताकि लोगों में जो मोरल डेवलपमेंट है या जो तार्किकता है वो उसका विकास हो लोगों के अंदर। वो समझ सकें कि गलत क्या है सही क्या है और डिसीज़न लेने में सक्षम हो किसी भी प्रकार के पॉलिसी के लिए या किसी भी प्रकार के विचार के लिए। और तो और अगर कोई भी चीज़ समाज में ट्रेडिशन के रूप में फॉलो होती जा रही है तो वो जो एजुकेटेड पर्सन हो वो कैपेबल हो कि उसका एनालिसिस कर लें कि ये एजुकेशन है, सॉरी, ये जो ट्रेडिशन है वो सही है, इसका लॉजिकल वे क्या है, लोग इसको फॉलो करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, अगर गलत है तो उसका तिरस्कार करें। तो यही गांधी जी का व्यू है एजुकेशन के रूप में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम आवर केजुलिना ट्री। आवर केजुलिना ट्री बेसिकली ये तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। इसमें उन्होंने बताया है अपने बचपन के बारे में, अपने भाइयों के या सिबलिंग के बारे में, अपने चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में। तो इसमें आप जो सेंट्रल थीम है उसमें यही मेंशन कर सकते हैं एज अ लव पोएम और एज अ नॉस्टैल्जिया। बिकॉज नॉस्टैल्जिया जो टर्म है बेसिकली वो, अगर आपका पास्ट में कुछ भी हुआ है आप उसको प्रेजेंट में अब सोच के मुस्कुरा रहे हैं या आनंदित हो रहे हैं, तो उसको ही हम नॉस्टैल्जिया ऐसा टर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो इस टर्म का भली भांति हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोएम लिख बता रही हैं वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं थ्रू दिस ट्री, कैजुरिना ट्री। देन वी कैन यूज द टर्म एज अ नॉस्टैल्जियन पोएम, and we can use this and we can score good number in the central theme of this poem. Okay. और जो तीसरा क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इलेन सोल्टर्स एसे अब लिटरेचर ऑफ देयर ओन टूवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स। जो ये क्वेश्चन है बेसिकली, इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेसिकली आपको फेमिनिस्ट अप्रोच देना है, जो कि मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ा था इसमें मैम ने बताया था कि जो वर्जीनिया वुल्फ हैं उन्होंने अपना एक लेक्चर एक यूनिवर्सिटी में दिया था फेमिनिस्ट पर, कि जब शेक्सपियरियन का जब शेक्सपियर का टाइम था तो किस प्रकार से जो फीमेल थी उनको दबाया जा रहा था और क्यों कोई अच्छी फीमेल जो थी वो उभर कर सामने नहीं आई। हालांकि कुछ बाद में अफरा बेन इस प्रकार की जो पोएट थी जो ग्रेट पर्सनालिटी थी उनका उद्भव होता है, लेकिन बहुत से लेडीज़ और भी थी जो जिनके अंदर बहुत सारा ज्ञान था, उनके अंदर पोएटिक करियर था, पोएटिक क्यूरियोसिटी थी, लिटरेचर जीवन था उनके अंदर, लेकिन उन्हें समाज के द्वारा दबा दिया गया था। तो यानी जो फेमिनिस्ट अप्रोच था उस उन दिनों क्या था और लोगों के लिए क्या सोच थी फीमेल के प्रति, उन सबको इसमें बताया गया। तो आप उन जब वो सब पढ़ेंगे तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन है
वो है गिव अ ब्रीफ नोट ऑन नेचर पोइट्री ऑफ दारूवाला। के एन दारूवाला जो कि एक पोएट हैं, उन्होंने मदर करके एक पोइट्री लिखी है। तो हमें वो जो पोइट्री है उसका नेचर बताना है, यानी किस वे में लिया गया है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मदर नाम की जो इसका जो टाइटल है उसको नहीं दिया गया है। तो आप इसमें आप बोल सकते हैं जो इसका नेचर है वो एज अ रिलेशन ऑफ मदर और द you can use this thing in this poem. Keki Andaruwala has been talked about the condition and the situation of mother, which types of situation followed by every mother, and this is the universally truth. When we will be child, so our mother will love us too much, but when the our age will started to getting old, and our mother will also started to getting old, so the relation of mother and son and child, that will be started to decrease. देन यू हैव टू मेंशन दिस ऑल थिंग। ओके, ज़्यादा कुछ हमें बताना नहीं है क्योंकि 2 नंबर की क्वेश्चन है और करीब 20 से 25 वर्ड में आपको बताना है, तो 4 से 5 लाइन बहुत है। और जो अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है वो है रोल व्हाट इज सुब्बूस रोल इन द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर एक प्रकार से बोल सकते हैं एक ड्रामा है, बहुत ही अच्छा ड्रामा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहाँ कुछ अच्छा ड्रामा है, क्योंकि बेसिकली इसमें जो कंडीशन है यूनक के जो हिजड़े होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि क्या कंडीशन थी सोसाइटी की हमारी, कि लोग इनको एक प्रकार से नहीं समझते थे कि ये ह्यूमन बीइंग है। तो इसमें जो सुब्बू हैं जो कि एक एमएलए के लड़के होते हैं, जो कि एक यूनक जिसका नाम शायद कमला होता है, साक्षात कमला की रुक्मणी इन्हीं दोनों में से किसी एक से प्रेम करते हैं। लेकिन इनके जो पिताजी होते हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरा यानी एमएलए का बेटा होकर एक यूनक से शादी करने जा रहा है या उससे प्रेम करता है। इसलिए वो बहुत क्रोधित होते हैं और जो इनकी जो प्रेमिका होती हैं जो यूनक होती हैं उनका कत्ल कर देते हैं। तो जो ये सब देख कर सुब्बू का जो मेंटल कंडीशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ये बहुत ही मेंटल टाइप हरकतें करते हैं। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सुब्बूस रोल इन दिस प्ले, बिकॉज जो स्टोरी है वो शुरू होती है इनके प्रेम से और इनका मर्डर हो जाता है, और जब स्टोरी अंत होती है लास्ट में, जब ये सुब्बू सुसाइड कर लेते हैं तभी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि जो सुब्बू हैं बहुत ही की रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हैं, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो आप हम नहीं सोच सकते हैं कि ये कोई जो स्टोरी या ड्रामा है वो कंडक्ट हो सकती है। यानी सुब्बू प्लेस वेरी ब्रॉड लेवल, वी कांट इमेजिन दिस स्टोरी सक्सेस विदाउट दिस पर्सन। ओके, और जो छठा क्वेश्चन है वो है नेम द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले साइलेंस बाय हैरोल्ड पिंटर। यानी इसमें जो मुख्य पात्र हैं साइलेंस के, हमें उनके बारे में बताना है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही कैरेक्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, और उसमें से जो पहला है उनका नाम है एलेन, और जो दूसरे हैं उनका नाम बेट्स है, और जो तीसरा है उनका नाम रमसे हैं। तो यही 3 हैं, इनको वहाँ पर आपको मेंशन करना है। और जो 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेल हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। यानी जो ये है जो नॉवेल है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इसका सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय जो आइडिया है या विचार है उसको बताना है। तो इसमें कई प्रकार से आप इसकी सेंट्रल आइडिया को दिखा सकते हैं एज अ थीम के तौर पर। थीम और सेंट्रल आइडिया एक प्रकार से बोल सकते हैं सिनोनिम्स है, लेकिन सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव है, इसमें तो आप मेंशन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा होमलेसनेस, because when you will go through this by this novel, then you will find that from starting to the end the feeling of homelessness still remain inside of the Mohan, because जब मोहन बच्चे थे तब से ही उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, लोग उन्हें अनलकी कहा करते थे। वो एक प्रकार से हिपोक्रेसी के तौर पर भी आप इसके सेंट्रल आइडिया को मेंशन कर सकते हैं। ऐसा कहा गया था कि वो अनलकी हैं, उनके पिता का भी डेथ हो जाएगा इन्हीं के कारण, और होता भी है। लेकिन जो इनके अंदर जो डिटर्मिनेशन था सक्सेस के प्रति या खुद के हाउस के प्रति, वो बहुत ही स्ट्रांग थी, और बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद ये अपना घर बना लेते हैं, अपना घर प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि होमलेसनेस यानी घर की भावना थी इनके अंदर कि खुद का घर हो, जब मैं कह सकूं कि हाँ ये मेरा घर है और मैं खुद की घर में इंजॉयमेंट कर सकूं या सांस ले सकूं खुल कर कि हाँ ये तो मेरा घर है, मैं किसी किराए के घर में नहीं। तो होमलेसनेस आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि वो सेंट्रल आइडिया है। और भी कई प्रकार के थीम्स हैं इस नॉवेल के, जैसे कि हिपोक्रेसी, जैसा कि बताया हूँ कि यहाँ पर प्रोफेसी हुई थी कि ये बहुत ही अनलकी साबित होंगे अपने फैमिली के लिए,
तो ऐसा होता भी है कि इनके पिता का जो देहांत होता है इन्हीं के कारण होता है। इनके पिता इन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन बाई चांस सोचते हैं कि मेरा बेटा पानी में गिर गया होगा, तो वो भी कूद जाते हैं और उन्हें तैरना नहीं आता है, जिसकी वजह से मर जाते हैं। और एक और थीम आप इसमें देख सकते हैं, डिटर्मिनेशन, या हाँ डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेशन मतलब इनका जो उद्देश्य था वो था कि खुद का घर बनाना है, और ये इनकी जो भावना थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी कि नहीं, किसी भी हाल में, क्योंकि समाज तो इनको चारों तरफ से बहिष्कृत कर रहा था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम अनलकी हो, लेकिन फिर भी इनका जो डिटर्मिनेशन था वो स्ट्रांग था, और अंत में साबित कर दिए इन्होंने कि हाँ मैं बना सकता हूँ घर, और बना भी देते हैं। तो इसको भी आप सेंट्रल आइडिया के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, what is the theme of the poem if you forget me by Pablo Neruda? इफ़ यू फॉरगेट मी को आप एज अ लव पोएम के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। इसकी ये थीम बहुत ही अप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि जब इसको आप पाएंगे तो पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार से दो लवर के बीच में वार्तालाप होती है या प्रेम का प्रसार बढ़ता जाता है, रिलेशन बढ़ता जाता है, उस प्रकार से इसमें व्यक्त किया गया है किस प्रकार से शुरुआती दिनों में दोनों के प्रति एक दूसरे का बहुत ही अपरंपार लव होता है दोनों के प्रति, लेकिन टाइम बदलते और सिचुएशन बदलते, हालात बदलते हुए ये जो लव कंडीशन होती हैं वो भी बदलना शुरू कर देती हैं। तो क्या कंडीशन तब होती है, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। तो एज अ लव पोएम के तौर पर भी आप थीम में मेंशन कर सकते हैं, और एज अ यूनिवर्सली ट्रूथ के रूप में भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो एज अ कंटेम्प्रेरी इशू के तौर पर भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो ये कंडीशन या जो इसमें इन्होंने जिस इस पोएम में जो कुछ भी बताया है वो आज के जीवन में भी वास्तविकता यही है कि शुरुआत में ही लोगों का जो प्रेम होता है बहुत ही अपरंपार होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम कम होता है, तो एक दूसरे को वार्निंग देता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और लास्ट में वार्निंग देते हैं कि छोड़िए ये सब, चलो मेरे साथ सही से रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। कुछ लोग धोखा दे देते हैं, कुछ लोग साथ रहते हैं, कुछ लोग वार्निंग देते हैं कि तुम छोड़ दोगी तो मैं इसको हासिल करूँगा या उसको करूँगा या तो कुछ नहीं करूँगा। तो ये सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है, तो आप एज अ कंटेम्प्रेरी इशू के रूप में भी इसके थीम को मेंशन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस डिस्कस ब्रीफली निसीम इज़िकिल एज अ पोएट ऑफ लव, यानी जो निज़ीम इज़िकल हैं उनको एज अ पोएट ऑफ लव, यानी एज अ पोएट ऑफ लव मतलब उनके लव के प्रति उनका इंटरेस्ट क्या था, और उनके जो पोएटिक लाइफ है उनकी उनमें किस प्रकार से इसका झलक दिखने को मिलता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इनका जो वर्क था पोएट, लवर एंड बर्ड वाचर, इसमें आप इस चीज़ को पाएंगे। इन्होंने पेशेंस पे ज़्यादा फोर्स किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, इनके वर्क के द्वारा हम देख सकते हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनको जाकर प्रपोज मत कीजिए, आप धीरे धीरे उनका स्टडी कीजिए और ऐसे हालात पैदा कीजिए कि वो आपके प्रति अट्रैक्ट हों, वो सोचें कि मैं किस प्रकार से इस बंदे को हासिल करूं, इस प्रकार से ही। तो इसके लिए आपको संयम रखना पड़ेगा। तो इन्होंने संयम पर ज़्यादा फोकस किया था। और भी किसी भी दूसरे प्रकार के इनके वर्कों में आप इसको पाएंगे, तो आपको उस वर्क को भी मेंशन करना है कि हाँ इसमें जो लव की कंडीशन है वो क्या थी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर देख सकते हैं। और जो 10वां क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द नॉवेल नेक्टर इन अ सीव। जो ये नेक्टर इन अ सीव है, बेसिकली यह महेश दत्तानी सॉरी कमला मार्कंडे के द्वारा लिखी गई एक फिक्शन है, और इसमें इन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से पॉवर्टी लोगों को क्या क्या गलत चीज़ करवाने के लिए भी मजबूर कर देती है। तो बेसिकली हमें उसमें का जो पॉवर्टी जो रीजन है इसको बताना है कि क्या रोल प्ले करती है इस नॉवल के लिए, इस नॉवल में। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा दोस्तों यही होगा कि आप देखेंगे कि जो इसमें जो एक मेन कैरेक्टर होती हैं जिनका नाम होता है ईरा, जो कि रुक्मणी और नाथन की पहली लड़की होती हैं, पॉवर्टी के कारण इतना बड़ी शिकार होती हैं या मजबूरन उन्हें जो प्रोस्टिट्यूशन का प्रोफेशन है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है अपने फैमिली को चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी किस हद तक अपना रोल प्ले करती है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को गलत काम अपनाने पड़ रहे हैं, जो प्रोफेशन है प्रोस्टिट्यूशन का वो करना पड़ रहा है अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की पॉवर्टी है यहाँ पर। और जो सेक्शन बी है उसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इवोल्यूएट टोरू दत्त एज अ पोएट।
तोरू दत्त की जो पोएटिक लाइफ है उसको उसके बारे में हमें यहाँ मेंशन करना है। बेसिकली जब आप तोरू दत्त के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही शॉकिंग चीज़ आप पाएंगे कि किस प्रकार से इनके भाई का देहांत उनके बहुत ही अर्ली एज में हो जाता है। तो वो भी इनके फैमिली पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है, ये भी बहुत टूट जाती हैं। और कुछ ही सालों बाद इनकी बहन का भी देहांत हो जाता है, वो उसके कारण भी ये बहुत टूट जाती हैं। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है आपको वो सब मेंशन करके इनकी जो लाइफ पोएटिक लाइफ है उसके बारे में बताना है कि किस प्रकार से ये सब उनको एज अ सैडनेस या एज अ होपलेस लेडी के तौर पर इम्पैक्ट इनके ऊपर डालता है। और ये भी अपने अर्ली एज में ही करीब अपनी बहन के 1-2 साल मरने के 1-2 साल के बाद ये भी इनका भी देहांत हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, इनके पोएटिक लाइफ पर क्या प्रभाव डालते हैं या पोएटिक लाइफ का जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पर एज अ पोएट के तौर पर यहाँ पर मेंशन करना है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड वाई गांधी जी वांटेड ऑल इंडियंस टू बी एजुकेटेड। यानी इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं कि जो एम्स या उद्देश्य हैं गांधी जी के एजुकेशन के प्रति वो क्या हैं, और गांधी जी क्यों सभी भारतीयों को एजुकेटेड के तौर पर एजुकेटेड बनाना चाहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उनका उद्देश्य के लिए, तो गांधी जी का एम है एजुकेशन के प्रति कि एजुकेशन जो है वो मदर टंग लैंग्वेज में होना चाहिए, और एजुकेशन थ्योरेटिकल बेस पे ना होकर मोरल बेस या प्रैक्टिकल बेस पर होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट हैं या जो पर्सन हैं उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट हो और वो डिसीज़न लेने में सक्षम हो और गलत और सही का फ़र्क जान सके। ये तो उनका एम हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो वाई गांधी जी वांटेड ऑल इंडियंस टू बी एजुकेटेड। गांधी जी क्यों सभी भारतीयों को एजुकेटेड चाहते थे, बनाना चाहते थे। तो जब आप इसको सोचेंगे इसके बारे में तो आप पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी एजुकेशन इज ओनली दैट थिंग which can change the mindset of the people, because you know in those days there was no anyone who can obey who can oppose to the policies of the britishers and other government, because they were not aware about that thing. If there was wrong decisions were have been taken by the britishers, so easily people were just thinking yeah it will be right. So Gandhiji was knowing that only the education that can make moral development inside of the people, inside of the student. So student can started to be logically and they can get the development of moral, and they can started to raise the question if there is happening any wrong thing. यानी अगर कोई भी गलत चीज़ हो रही है, कोई आदमी उसका विरोध तभी कर सकता है जब उसके बारे में जानेगा, जब उसके बारे में उस आदमी को जानकारी होगी। यानी सब चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है एजुकेशन। तो एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सब चीज़ों को इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एनालिसिस एनालिस पोएट लवर एंड बर्ड वाचर बाय निज़िम एजिकिल। ये जो पोएट लवर एंड बर्ड वाचर है वो निज़िम एजिकिल के द्वारा लिखा गया है। इसका हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना है, यानी इसकी स्टाइल क्या है, लैंग्वेज क्या है, और इसका लिखने का वे क्या है, इजी लैंग्वेज यूज की गई है या कुछ रिजिड लैंग्वेज यूज की गई है। इस प्रकार से इसके जो ट्रेंड है और इस पोयम का हमको उसको क्रिटिकली मेंशन करना है, यानी जो सही बात है उसको भी लिखनी है, जो गलत बात है उसको भी। यानी जो ट्रेंड होता है किसी भी पोयम को लिखने का वो प्रॉपर फॉलो हुआ है कि नहीं उसको हमें बताना है। ओके, तो आप इसको भी लिख सकते हैं हेडिंग डालकर। और जो पांचवा क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली इवेलुएट द प्ले द डोल ड्रमर्स बाय आसिफ कुरिम बॉय। यानी आसिफ कुरिम बॉय का जो प्ले है द डोल ड्रमर्स, इसका भी हमें एवेलुएट या मूल्यांकन करना है, यानी इसके थीम को मूल्यांकित करना है। जो इसमें क्या क्या इसका थीम है, क्या क्या यूज किया गया है, उसके बारे में हमें अपना व्यू देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डोल ड्रमर्स है बेसिकली ये भी टाइप ऑफ एब्सर्ड ड्रामा के तौर पर एक प्रकार का जनरा है, जिसमें आपको समझ नहीं आएगा, ऑकवर्डनेस भी फीलिंग होगी और ऐसा लगेगा कि कितना महान रिलेशन है या कितना महान कैरेक्टर है कि वो अपने प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए प्रोस्टिट्यूशन तक अपना लेता है। और एक एक जगह आप सोचेंगे कि यार इतना भी महान है कि अपने लवर को छोड़कर अब प्रोस्टिट्यूशन का मार्ग अपना लिया जाए, तो किस प्रकार का ये लव है। तो आप बहुत ऑकवर्ड फील करेंगे। तो यहाँ पर उसके हमें उसे भी हमें क्रिटिकली एनालिसिस करना है या इवेलुएट करना है। तो ये तो पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। अब बचा छठा क्वेश्चन गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द स्ट्राइडर्स। यानी जो स्ट्राइडर्स जो पोएम है जो कि ए के रामानुजन के द्वारा लिखा गया है, हमें इसका भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन देना है, या इसका जो भाव है या इसका जो क्रिटिकली एनालिसिस है वो हमें करना है।
तो बेसिकली जब इसको आप पढ़ेंगे तो पाएंगे जो पोएट हैं ए.के. रामानुजन, उन्होंने द स्ट्राइडर्स के माध्यम से अपने लाइफ के जीवन को बताया है। उसको ट्राई टू कनेक्ट हिज ओन लाइफ विद दिस पोएम। बिकॉज पहले तो मैं स्ट्राइडर के बारे में बता दूं। स्ट्राइडर, अगर आप गांव से संबंधित है तो आपने देखा होगा हमारे तालाबों में भंवरे के रूप में कुछ जीव पाए जाते हैं जो कि पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हैं। उसे ही हम स्ट्राइडर के रूप में ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे गांव में कि अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप उस स्ट्राइडर को पकड़िए और उसको खा लीजिए, आपको तैरना आ जाएगा। अब कितना सही है कितना नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मानसिकता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बता दिया हूँ कैसा होता है। तो वही स्ट्राइडर होता है। तो इसमें इसने स्ट्राइडर के माध्यम से जो पोएट हैं उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से लोग या उनका जो लाइफ है एक प्रकार से वांडरिंग के तौर पर बीतता जाता है, लेकिन उन्हें अपनी कैपेबिलिटी का एहसास लास्ट में होता है और वो अपनी जो उनका जो पावर होता है, यानी जो स्ट्राइडर का पावर होता है पानी पे चलने का, उसका फिर जो अप्रिसिएट उसको करते हैं और उसको भगवान से भी तुलना कर देते हैं। तो उसको ही हमें अप्रिसिएट करना है या अप्रिसिएशन उसका देना है कि क्या सही है क्या गलत है और उद्देश्य क्या है इसके प्रति। और जो 7वां क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ रुक्मणी एज अ पोर्ट्रेट इन द नॉवल नेक्टर इन सीव बाय कमला मार्कंडे। बेसिकली हमें इसका कैरेक्टर स्केच लिखना है रुक्मणी का। तो इस कैरेक्टर स्केच के माध्यम से मैं ये बता दूंगा कि अगर कोई दूसरा भी कैरेक्टर पूछ दे किसी नॉवल का या फिक्शन का तो किस प्रकार से आप उसका कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। तो कैरेक्टर स्केच लिखने से पहले सबसे पहले याद रखिएगा कि 4 से 5 लाइन आपको स्टार्टिंग में देनी है। बेसिकली आपको इन 4 से 5 लाइनों में आपको जो क्रक्स है किसी भी नॉवल या प्ले का आपको वो मेंशन करना है कि उसकी थीम क्या है, उसकी आइडिया क्या है। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन में आपको बता देना है। और जो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, जो पहली हेडिंग जो स्टार्ट होगी वो होगी फिजिकल अपीयरेंस, यानी जो कैरेक्टर है जिसका कैरेक्टर स्केच पूछा गया है वो क्या है, वो फिजिकली एक्टिव है, उसका जो माइंड है उसका आईक्यू क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है, और जो उसकी सोशल कंडीशन है वो रिच है या पुअर है वो क्या है, उसका रिलेशन क्या है, और वो कौन सा रोल प्ले करता है, मेजर कैरेक्टर है या विलन है या एंटा प्रोटैगनिस्ट है या प्रोटैगनिस्ट है क्या, वो सब आपको इस हेडिंग में मेंशन करनी है। और जो नेक्स्ट हेडिंग होगी उसमें आपको बताना है उसके लाइफ के बारे में कि उसका जो अगर इसमें बात करूं रुक्मणी के लिए तो रुक्मणी एज अ वाइफ ऑफ नाथन यू कैन मेंशन इट। ओके, हेयर यू कैन जस्ट टेल द रिलेशन ऑफ रुक्मणी विथ हर हस्बैंड नाथन। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं हेडिंग डालकर रुक्मणी एज अ हार्ड वर्कर लेडी। Because when you will go through by this novel or fiction, then you will realize that the condition of Nathan was not good. He was a farmer, but Rukmani was trying to just manage everything. She was working with her husband in field also, and she was also working in her house. Okay, क्योंकि वो घर में भी काम करती हैं बाहर भी काम करती हैं। तो इस प्रकार से आप उनको एक प्रकार से संघर्षशील और मेहनती महिला के रूप में मेंशन कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे तो आप एज अ लॉयल लेडी के तौर पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वह जानती थी कि जो नाथन है उनका कंडीशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको चीट नहीं करती हैं, उन्हें धोखा नहीं देती हैं। वहाँ यहाँ तक कि वो उनकी खुशी के लिए जो डॉक्टर कैनी होते हैं उनके साथ मिलकर अपनी इनफर्टिलिटी का इलाज करवाती हैं, और जो उनके पति का बच्चा के लिए सपना होता है उसको भी पूरा करती हैं। यानी वो कोई गलत काम नहीं करती हैं, लेकिन अपने पति के लिए हर चीज़ करती हैं। तो एज अ लॉयल के तौर पर भी आप मेंशन कर सकते हैं। यह बात और भी प्रूव होती है जब वो जानती हैं कि कंडीशन उनके पति का अच्छा नहीं है, फिर भी वो उनका साथ देती हैं। तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि आपके थॉट क्या हैं और आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी कैरेक्टर स्केच को लिख सकते हैं। और जो 8वां क्वेश्चन इसमें है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी जो ये टू फोर्स द पेज द एंड नेवर टू बी स्टिल इज़ नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स। ये एक तो ये एक स्टेंजा हो गया, एक स्टेंजा और करके उसमें एक इसमें और दिया है आगे में, उसको भी बताऊंगा। इन दोनों स्टेंजा में से एक स्टेंजा को हमें उसका कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन देना है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें है टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज़ नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स। बेसिकली अगर इसका हम रेफरेंस देखेंगे तो ये
जो निजी म्यूजिकल हैं वो इनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो रेफरेंस होगा वो होगा दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएट्री पोएट लव एंड बर्ड वाचर दैट हैज़ बीन रिटन बाय द निजी म्यूजिकल। ये तो आपका रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे कि इसके माध्यम से उनका कहना क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। तो हेयर यू कैन मेंशन दैट बाय दिस the Nizzy musical is trying to say that if you wanted to achieve anything, so you will have to give your patience. Basically, when you will read about this poem, so you will feel that the moral thought of the writer or the poet was to be patient for achieving anything। यानी धैर्यशील होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप लवर बनना चाहते हैं या किसी को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे नहीं कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो तुरंत जाकर आप उनको प्रपोज कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी को हासिल करना है तो आपको टाइम देनी पड़ेगी, आपको धैर्यशील बनना पड़ेगा। अगर आपको राइटर बनना है या कवि बनना है तो भी आपको धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करना होगा, और कई साल देने के बाद ही धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो अच्छे वर्ड्स को कलेक्ट करना शुरू कर देगा। यानी धैर्य का इसमें मेंशन किया गया है, तो आप इसको कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आप इसको मेंशन कर सकते हैं टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल। यानी अपनी गति को बढ़ा देने से और कभी न रुकने से इज़ नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स। ये वो तरीका नहीं है जिससे कि आप किसी को पा सकते हैं, या अगर आप पक्षी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से आप अध्ययनशील हो सकते हैं। यानी अपने गति को आपको बरकरार बढ़ाना पड़ेगा, और एक लंबा प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसी को हासिल कर सकते हैं, या जो पक्षी होती हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली यही इसका टर्म दिया गया है। तो 8वां क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों, और इसका एक और करके दिया है इस एक्सप्लेनेशन का, वो देख लेते हैं। ये है योर स्पिन गोज क्रिकिंग नाउ अक्रॉस द ब्लो ऑफ योर बॉडी, योर स्किन प्रिजर्व द पास्ट इट इन इट्स क्रीजेस लाइक मम्मी रैप। ये जो स्टेंजा है, बेसिकली अगर इसका हम रेफरेंस देखेंगे तो ये केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया पोएम है, जो कि इसका टाइटल मदर है। सो आप यू कैन मेंशन इन रेफरेंस दैट दिस स्टेंजा हैव बीन टेकन फ्रॉम द टाइटल मदर एंड द राइटर रिटन बाय द केकी एन दारूवाला। तो ये इसका रेफरेंस हो गया। अब इसका कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे कि इसका मीन क्या था, उद्देश्य क्या था राइटर का इसके पीछे। देन यू कैन मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट दैट through these lines the writer tried to just tell the reality of the mother, like when we were child, so what was the relation and the love bond we had with our mother, but when our age started to going increase, so the distance of our and our mother that started to decrease, sorry, increase, because it has been seen that if you are child so you got love too much, because then our mother just thought that we are the life, and we also thought our mother is alive. But when responsibility started to come on our shoulder and the our age started to just increase, then we started to make a very big distance with our mother। तो यही सब कुछ बताया गया, इसको आप कॉन्टेक्स्ट के रूप में मेंशन कर सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। योर स्पिन गोज क्रिकिंग नाउ अक्रॉस द ब्लो ऑफ योर बॉडी, यानी माई मॉम, इसको आप अपने मॉम के कॉन्टेक्ट में नहीं ले सकते हैं, यानी ये सबके बारे में बताया गया है। लेकिन जब यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सली यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा दैट माई मॉम योर स्पाइन, इट मीन्स योर स्पाइन, इट मीन्स योर जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो क्रिकिंग यानी झुकती जा रही है अक्रॉस द ब्लो ऑफ योर बॉडी, यानी आपके जो बॉडी है वो धनुषा आकार के रूप में झुकती जा रही है या टेढ़ी होती जा रही है। योर स्किन प्रिजर्व द पास्ट इन द क्रीजेस लाइक मम्मी रैप, और जो आपकी स्क्रीन है वो इस प्रकार से रैप हो रही है, एक प्रकार से उस पर इस प्रकार से झुर्रियाँ पड़ रही हैं जैसा कि मम्मी रैप के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। जो मम्मी रैप हुआ करता है, आप जनरली इस चीज़ को देखेंगे मिस्र वगैरह वगैरह में, कि वहाँ पर जो ये कंसेप्ट है मम्मी रैप का वहाँ पर होता है। तो इसकी तुलना वहाँ से कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है या जो आपकी बॉडी स्किन है वो किस प्रकार से मम्मी रैप की तरह आकार ले रही है। तो ये इसका हो गया। और इसका जो 9वां क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट ऑफ हाउस इन द नॉवेल हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। यानी जो हाउस जो वर्ड है इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शुरू से लेकर अंत तक कहानी शुरू होती है घर के लिए, और घर में ही कहानी ख़त्म हो जाती है। जो विश्वास होते हैं वो शुरू से ही अपना एक खुद का घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही संघर्ष करते हैं,
लोगों से लड़ते हैं और अंत में प्रूव कर देते हैं कि hypocrisy is just a word. If you have the passion, if you have the hard work, you can challenge the god easily. We can see this thing. Nothing is impossible here. If anything if anything is possible, so it means you did not make any effort. बेसिकली आप देखेंगे कि समाज के सभी लोग जो मोहन विश्वास हैं उनके लिए एक प्रकार से कांटा का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं और हमेशा ताना मारते हैं कि तुम अनलकी हो, तुमने अपने पिता, तुम ही वो कारण हो जिसके कारण तुम्हारे पिता का देहांत होता है या तुम्हारे पिता मर जाते हैं, और तुम ही वो कारण हो जिससे तुम्हारा जो फैमिली है वो पॉवर्टी का शिकार होता है। यहाँ तक कि इनकी जो वाइफ है वो भी इन्हें सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते हैं और लास्ट में प्रूव कर देते हैं और घर अपना बना लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हाउस वर्ड है या जो हाउस का कॉन्सेप्ट है इस प्ले में। तो इन सबको आप हेडिंग वाइज मेंशन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए सेक्शन सी देख लें। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना रहता है, लेकिन फिर भी सभी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कमला मार्कंडे इज अ फेमिनिस्ट नोवेलिस्ट, डिस्कस। यानी कमला मार्कंडे एक फेमिनिस्ट नोवेलिस्ट हैं, उसके बारे में बताइए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी जानेंगे जब कमला मार्कंडे के बारे में आप पढ़ेंगे कि उनका करियर क्या था और किस प्रकार से वो एक फेमिनिस्ट नोवेलिस्ट हैं। आप उनके कई वर्कों को मेंशन करके उसके थीम या उसके जो मेन पॉइंट है उसको मेंशन करके आप इनके जो आंसर है उसको लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर मेजर थीम्स ऑफ महेश दत्तानीस 7 स्टेप अराउंड द फायर। यानी जो 7 स्टेप्स अराउंड द फायर है उसका मेजर थीम क्या है वो बताना है। तो इसके कई थीम है। पहले जो सबसे बड़ी थीम है वो है द कंडीशन ऑफ यूनक इन आवर सोसाइटी। Because you will see that in those days the mindset of the people was very brutal. They were thinking that only male and female, these both are the human being. There is nothing like there is, if there is eunuch, so they are not human being. The condition was very bad. Then you can mention this thing that the condition of eunuch was very bad. Okay, our next heading में आप ये भी डाल सकते हैं कि the poverty, because you will see that when the I think Anarkali was in jail, I think she was, or Kamala, I don't know, I'm confused, but when the eunuch was in jail, so she had likeness of the money, so she was just demanding for money to the wife of the ESP, because of she was not more enriched that she can manage and she can get bail. So poverty भी यहाँ पर रोल प्ले करती है। और आप इसमें यह भी बोल सकते हैं कि एज अ इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी, because in this time also you will see that many places people think that eunuch are very bad, and if they are doing any work, so they started to say that don't hurt any eunuch, or if there is any eunuch is coming in any holy work, then they started to deserve, or they started to think that my this work will not get success because that eunuch was coming here and that eunuch was started to giving their attention on this work. So the condition is still very bad in the society. You can also mention this thing inside there. And in major theme में एक चीज़ और आप यूज कर सकते हैं love as a love of this theme, because you will find that the love of Subbu and eunuch was also mentioning in this. Okay, करप्शन भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो एमएलए होते हैं वो जब वो एक्सपोज हो जाते हैं कि उन्होंने ही यूनक का कत्ल किया है, लेकिन फिर वहाँ पर एसपी रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं उस विवाह के टाइम, लेकिन फिर भी कोई उन्हें अरेस्ट नहीं करता है। तो करप्शन भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थीम के रूप में निभाता है। बहुत अच्छा प्ले। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली एनालिस द कैरेक्टर ऑफ मोहन विश्वास इन हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। तो मोहन विश्वास का यहाँ पर हमें कैरेक्टर स्केच बेसिकली लिखना है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसा मैं बताया हूँ जो रुक्मणी थी उनके कैरेक्टर स्केच में, कि पहले हमें 2 से 3 से 4 लाइन में हमें पूरे प्ले का जो क्रक्स होता है उसको मेंशन करना है। तो यहाँ पर भी वही करना है, और उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस देना है इनका। फिर इसके बाद इनके लाइफ के बारे में बताना है कि challenger of the nature and the society, because everybody was saying that he can't do anything, he's unlucky for his family, but he did it. Then you can mention it, and you can also say that as a alone person, because
his own wife was also not supporting, and once his mother had also said that you are unlucky. So you can say that he was alone, but still he did not accept that he can't. He had always determination that one day he can, and in last he did it, and he got the his own house. Then you can mention this all thing. Okay. And next question है, what is the message shared by Margaret Atwood by her poem Spelling? यानी जो स्पेलिंग पोएम है जो मार्गरेट एटवुड की है, उसका जो मैसेज है वो क्या है, इसका यानी पर्पस क्या है इस पोएम के प्रति मार्गरेट एटवुड का। तो जो स्पेलिंग बेसिकली ये कंडीशन को दिखाती है कि किस प्रकार से उन दिनों जो लेडीज़ होती थी उनकी कंडीशन क्या हुआ करती थी। ये मार्गरेट एटवुड के द्वारा इस पोएम में दिखाया गया है कि किस प्रकार से अगर कोई लेडीज़ है वो पढ़ना लिखना चाहती है तो जो सोसाइटी का माइंडसेट होता है वो किस प्रकार से उनके प्रति बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है कि फ़ीमेल तो कुछ लिए नहीं है, कि किसी कार्य के लिए नहीं है। फ़ीमेल का मतलब होता है घर का कार्य करे, बच्चे संभाले, इस प्रकार से। तो कंडीशन क्या थी उस समय जो फीमेल की थी सोसाइटी में, वो थ्रू दिस पोएम सी हैज़ बीन ट्राइड टू जस्ट शो द रियलिटी। ओके। तो इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो बताया वो बेस्ट तरीका है। मैंने एक आउटलुक दिया है कि थ्रू दिस इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड टू मच सो यू कैन फॉलो दिस वे एंड यू कैन जस्ट राइट योर आंसर, एंड आई थिंक आई एम श्योर दैट अराउंड 70 to 80 नंबर ईजिली यू कैन स्कोर इफ़ यू विल फॉलो दिस वे। ओके दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत टाइम दिया। चलिए किसी और वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।